हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। ये वीडियो है कक्षा 12 वालों के लिए। बायोलॉजी से आज का मॉडल पेपर 2023 के लिए सॉल्व किया गया है। तो ये है आपके निर्देश, देखिए ये है आपके स्क्रीन पर। सही विकल्प चुन करके उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1। सही विकल्प चुन करके सही उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, 1 नंबर का है। माँ के लिंग गुणसूत्र से, पिता के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से या शुक्राणु के माप से। तो इसमें जो सही आंसर है आपका वो क्या है? वो है जो लिंग निर्धारण होता है वह जो होता है वो पिता के गुणसूत्र से होता है। ठीक है, ये आपका आंसर सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एक्स और वाई होते हैं और माता में क्या होता है, एक्स एक्स होता है। तो एक्स और वाई, एक्स वाई होगा या एक्स या वाई होगा, है ना। एक्स एक्स या एक्स वाई होगा, जो फ्यूज करेगा वही होगा। तो इसका पूरा का पूरा दायित्व तो लिंग निर्धारण में पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, ये है एंटी सीरम में होते हैं। एंटी सीरम में क्या होते हैं? एंटी सीरम में होते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, ये आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही है, एंटीबॉडी। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड की जांच के लिए किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है? कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में कि इसमें कौन सा जांच टाइफाइड की पुष्टि करता है। तो वो है आपका बिडाल टेस्ट। चौथा ऑप्शन सही है। क्या है? बिडाल। बिडाल टेस्ट आपका जो है ये टाइफाइड का निर्धारण करता है। ठीक है, ये बिडाल टेस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शब्द क्लोन को लैंगिक प्रजनन द्वारा प्राप्त संतति के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि क्योंकि क्या होता है? तो इसमें इसलिए नहीं प्रयोग किया जाता क्योंकि जो आपके संतति के जो जनक होते हैं उनकी डीएनए जो होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो होती है, वह हूबहू नहीं होती। तो ये आपका ऑप्शन क्या सही है? ये सही है। ठीक है, तो ये तो रहे आपके कुछ वैकल्पिक क्वेश्चन जो विकल्प वाले दिए हुए हैं, ये थे आपके। तो विकल्प वाले क्वेश्चन अब समाप्त हुए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ सीधे। अगला क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन की 4 संरचनाओं के नाम लिखिए जो संतति उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। ये आपको पूछ रहा है कि कायिक प्रवर्धन में 4 संरचनाएं आपको देने हैं, दूसरा कक्का। तो देखिए क्या है आपका, देखिए ये है कंद, प्रकंद, घनकंद, बहुस्तरी, उपर बहुस्तरी, पर्णकलिकाएं आदि। ठीक है, तो इसका आंसर ये हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है, क्यों? तो देखिए क्योंकि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आकारीय एवं अनुवांशिकीय रूप से समान होती है, बिल्कुल हूबहू होती है। इसलिए जो अलैंगिक जनन द्वारा संतति उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? क्लोन कहा जाता है। एक दूसरे के क्लोन यानी हूबहू होना। तो हूबहू जो होती है वो केवल अलैंगिक जनन के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है आर्तो चक्र क्या है? आर्तो चक्र क्या होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्तो चक्र क्या होता है। तो देखिए अगला आंसर है आपका स्त्री के अंडाशय तथा गर्भाशय में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को क्या कहते हैं?
माहवारी या आर्तो चक्र कहते हैं। और ये चक्र कितने दिनों का होता है? या 28 दिनों के अंतराल पर होता है। ये हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। क्लियर? तो आर्तो चक्र आप समझे कि आर्तो चक्र किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये कह रहा है क्वेश्चन कि वृषण के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। देखिए यहाँ पर आपका आया है वृषण लिखा हुआ है, लेकिन इसको वृषण कहते हैं। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि वृषण, ये वृषण, ठीक है, कहने में थोड़ा डिफरेंस हो गया है। तो वर्षण लिखा हुआ है, लेकिन इसको कहते हैं वृषण। ठीक है, ये वृषण कह रहा है, कहने का मतलब ये वृषण ही है। तो वृषण के 2 आपको प्रमुख उपयोग लिखने हैं कि वृषण वृषण के प्रमुख उपयोग क्या हैं। ठीक है, तो वृषण के देखिए प्रमुख उपयोग क्या होते हैं। ये देखिए वृषण के कार्य। वृषण के कार्य क्या है? वृषण में जनन कोशिकाओं से शुक्रजनन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण से सटोली कोशिकाएं शुक्रजनन कोशिकाओं तथा शुक्राणु का पोषण करती हैं। और थर्ड है आपका कि वृषण की अंतरालिक कोशिकाओं से एस्ट्रोजन्स हार्मोन स्रावित होते हैं। ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रभावित करते हैं। क्लियर? तो ये आपका वृषण के कार्य हो गया। क्लियर? ये आपके वृषण के कार्य हुए। अगला क्वेश्चन है, क्या आप मानव द्वारा बनाई गई फसल के बारे में जानते हैं? मानव द्वारा बनाई गई फसल, ये फसल लिखा हुआ है, इसका मतलब फसल है। क्या आप मानव द्वारा बनाई गई फसल के बारे में जानते हैं? इसका विकास बताइए। ठीक है, तो देखिए ये है फसल आपकी ट्रिटिकल मोनोजन्य फसल है। इसे ट्राइटिकम एस्टाइबम कहते हैं, यानी गेहूँ, तथा सिकल सीरियल यानी राई के अंतः प्रजातीय संकरण द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है तीसरे कक्का, कह रहा है कि डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक क्या है? डीएनए पुनर्संयोजन तकनीकी क्या होती है, ये आपको बतानी है। तो देखिए, जब 2 जीवों के डीएनए को मिलाकर के एक नया डीएनए अणु तैयार किया जाता है, तब इस प्रक्रिया में प्रयोग की गई तकनीक को डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा गया कि जब 2 जीवों के डीएनए को एक में मिलाया गया, उससे एक नए प्रकार का डीएनए जो अणु तैयार किया जाता है यानी पैदा किया जाता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस तकनीकी को क्या कहते हैं? डीएनए पुनर्संयोजन, यानी संयोग करके बनाया गया डीएनए। जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम लिखिए। ये आपको बताना है कि जैव विविधता के आवश्यक 3 घटक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये आपको बताने हैं। तो जैव विविधता के 3 आवश्यक घटक ये हैं: अनुवांशिक विविधता, जातीय विविधता और पारिस्थितिक विविधता। ये 3 विविधताएं आपकी जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से है, प्रदूषण उत्पन्न करने में कीटाणुनाशक पदार्थों की भूमिका का वर्णन कीजिए। प्रदूषण उत्पन्न करने में कीटाणुनाशक पदार्थ की जो भूमिका है वो क्या है? तो ये है आपका, विभिन्न प्रकार के कीटाणुनाशक तथा पीड़कनाशक रसायन मृदा में सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं। इससे विभिन्न प्रकार का गठन रुक जाता है और मृदा की उर्वरता प्रभावित होती है। यह पदार्थ खाद्य पदार्थ के माध्यम से मनुष्य में पहुंचकर उन्हें भी हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, तो कीटाणुनाशक और पीड़कनाशक ये सब मृदा में पहुंच करके सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं। जो जब ये हट जाएंगे तो जो पदार्थ है उसका अपघटन नहीं हो पाएगा, तो उससे उर्वरा शक्ति भी कम हो जाएगी। और ये खाद्य पदार्थ के माध्यम से खाद्य पदार्थ में पहुंच करके मनुष्यों के शरीर में भी पहुंच जाते हैं, जिससे उनको काफ़ी नुकसान होता है। मुकुलन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुलन क्या है, टिप्पणी लिखिए। तो देखिए अगला क्या है, मुकुलन क्या है, टिप्पणी लिखिए। तो मुकुलन इस प्रकार का विभाजन
ईस्ट जीवाणु में पाया जाता है। जो मुकुलन होता है, मुकुलन जीवाणु में पाया जाने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कोशिका में बाह्य वृद्धि होकर एक से अधिक छोटी रचनाएं बन जाती हैं तथा केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हो जाती हैं और दो भागों में बढ़ जाती हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये विभाजन कैसे होती है? कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह विभाजन अर्धसूत्री विभाजन या एमाइटोसिस प्रकार का होता है। प्रत्येक मुकुल अपनी मातृ कोशिका से अलग होकर ईस्ट की नई कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। जब ये ऊर्ध्व रचनाएं अपनी मातृ कोशिकाओं से अलग नहीं होती तो श्रृंखला बनाती हैं, जिसे स्यूडोमाइसीलियम कहते हैं, परंतु अंत में ये अलग हो जाती है। ठीक है, ये आपका हुआ मुकुलन। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 4 लक्षणों के नाम बताइए। तो 7 लक्षण का चुनाव किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षण को लिया था? 7 जोड़ी लक्षण को लिया था। 4 का आपको बताने हैं। तो देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया, जिसमें पुष्पों के रंग बैंगनी और सफ़ेद और बीज का आकार हरा और पीला। ठीक है, ये है आपका। अगला क्वेश्चन है, वंशागत या अनुवांशिकता तथा अनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। वंशागत या अनुवांशिकता तथा अनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्या होता है? ये है, अनुवांशिकी लक्षणों के जनकों से संतत में पहुंचने को अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतत में जो यानी पेरेंटल से जो उसके डॉटर्स में रूपांतरित होता है, जो पैतृक से संतत में पहुंचता है, उसे अनुवांशिकता कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों और उनकी वंशागत का अध्ययन किया जाता है, उसे अनुवांशिकी कहते हैं। यानी अनुवांशिकी एक शाखा है। ठीक है, अनुवांशिकी क्या है? एक प्रकार की शाखा है जिसमें हम अनुवांशिक लक्षणों तथा उसके वंशागतों का अध्ययन करते हैं। और जो अनुवांशिकता है वह क्या है? अनुवांशिकता जो है वो लक्षणों, जनकों के जो लक्षण होते हैं वो संतति में पहुंचते हैं, उनका हम उसको देखते हैं, अवलक्षित करते हैं, यानी उसके लक्षण को जो रूपांतरित होता है आपको नज़र आता है, वह पहुंचने को जो गुण होता है उसे अनुवांशिकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादपों की जात विविधता 22%, जंतु 72% की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है? तो देखिए, क्वेश्चन है आपका, आंसर ये है कि प्राणियों में अनुकूलन की क्षमता पौधों की अपेक्षा बहुत अधिक है। प्राणियों में प्रचलन का गुण पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप विपरीत परिस्थितियाँ होने पर ये स्थान केंद्र करके यानी परिवर्तित करके स्वयं को बचाए रखते हैं। इसके विपरीत पौधे स्थिर होते हैं, उन्हें विपरीत परिस्थितियों का अधिक सामना करना ही पड़ता है। प्राणियों में तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप प्राणी वातावरण के संवेदनाओं को ग्रहण करके उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। प्राणी तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के फलस्वरूप स्वयं को वातावरण के प्रति अनुकूलित कर लेता है। इन कारणों के फलस्वरूप किसी भी पारतंत्र में प्राणियों में पौधों की तुलना में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो ये है आपका संपूर्ण उत्तर। अगला क्वेश्चन है आपका, सक्रिय प्रद्रव्य के प्रमुख संगठक क्या हैं? सक्रिय प्रद्रव्य के प्रमुख संगठक क्या हैं? ठीक है, तो ये है आपका आंसर, अधिवृषण। ठीक है, वास डिफरेंसिया यानी वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, पुरा अस्थि ग्रंथियाँ तथा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियाँ के स्राव शुक्राणुओं को गतिशील बनाए रखने तथा इन्हें परिपक्व बनाए रखने में सहायक है।
इन्हें सामूहिक रूप से शुक्रिय प्रद्रव्य भी कहते हैं। शुक्राणु तथा शुक्रिय प्रद्रव्य मिलकर के वीर्य का निर्माण करते हैं। शुक्रिय प्रद्रव्य में मुख्यतः फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। हीमोफीलिया से ग्रसित एक व्यक्ति का विवाह एक सामान्य स्त्री से किया गया। उनकी संतानों में इस रोग की वंशागत को रेखाचित्र की सहायता से समझाइए। तो देखिए ये है यदि हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष किसी सामान्य स्त्री से विवाह करता है तो उसके सभी पुत्र सामान्य तथा सभी पुत्रियां कैसी होंगी? वाहक होंगी। ठीक है, देखिए पुत्रियों में HH लिखा है, हीमोग्लोबिन है। वाई में कोई रोग नहीं जाएगा। देखिए वाई XY XY, जहाँ X है तो वो आपकी मेल हो जाएगी, मैंने फीमेल हो जाएगी। ठीक है, तो फीमेल गैमेट्स जो बनेंगे उसमें आपके हीमोग्लोबिन के रोग वाहक होंगे। ठीक है, जितने बच्चे यानी पुत्र होंगे सब नॉर्मल में होंगे, लेकिन जो पुत्रियां होंगी वो क्या होंगी? इसकी हीमोफीलिया के वाहक होंगी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आने वाला क्वेश्चन है। DNA और RNA में अंतर बताना है। DNA और RNA में क्या अंतर है? ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो देखिए DNA और RNA में अंतर आ गया। DNA एक तरफ लिखा है, एक तरफ RNA। तो DNA में इसका अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बड़ा श्रेणी सदृश संरचना है। इसके अणु में केवल इनमें केवल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। दूसरा है इनमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। और RNA में कौन सी शर्करा होती है? RNA में राइबोस शर्करा होती है। ठीक है, DNA में देखिए तीसरे में DNA केंद्रक में पाया जाता है या केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और चौथा देखिए इसके अणु में कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, नाइट्रोजन बेस होते हैं। और इसमें क्या होते हैं? इसमें एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल तथा साइटोसिन नाइट्रोजन बेस में होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर DNA में यूरेसिल नहीं पाया जाता और RNA में थायमिन नहीं पाया जाता। देखिए इन बातों को दोनों को मद्देनजर रखना है आपको। इसमें जो एब्सेंट होती है वो क्या होती है? थायमिन, ये T नहीं पाई जाती। और जो आपके DNA है उसमें यूरेसिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। अगला देखिए 5वां, DNA अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका के समस्त क्रियाओं नियंत्रण नियमन का कार्य करता है। इसमें देखिए यह अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक है तथा और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। अगला बताया गया अगला देखिए DNA अनुवांशिक पदार्थ है जो अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक का कार्य करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। DNA अपने ही समान DNA तथा RNA का निर्माण करता है। DNA का ये द्विगुण नहीं होता। और अगला पोजीशन है कि DNA अस्थाई है लेकिन RNA अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई है। ठीक है, तो ये आपके हुए ये आपके DNA और RNA में अंतर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। ये है अगला क्वेश्चन आपका, उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर लिखिए। उत्पादक और उपभोक्ता में क्या अंतर है? तो देखिए क्या है उत्पादक और उपभोक्ता में। उत्पादक देखिए क्या होता है कि उत्पादकों में प्राणहरिम होता है, इस कारण ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं जो उत्पादक होते हैं। और जो उपभोक्ता होते हैं ये उत्पादक पर निर्भर करते हैं, अर्थात इनमें प्राणहरिम नहीं होता, इस कारण ये अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। दूसरा, इसके द्वारा सूर्य की विकिरण ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदला जाता है और ये पौधों द्वारा निर्मित वस्तुओं को ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उत्पादक एक ही प्रकार के होते हैं, पौधे उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के होते हैं, परंतु तथा जंतु उपभोक्ता होते हैं। ध्यान में रहे, तो जो उपभोक्ता होता है वह एक ही प्रकार का होता है, लेकिन खाने वाले तो बहुत है भैया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपके पास, अनुवादकरण का क्या अर्थ है, विवेचना करो। क्वेश्चन है अनुवादकरण क्या है। ये देखिए अनुवादकरण है, आरएनए अणु पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनुवादकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में एमआरएनए, टीआरएनए तथा आरएनए तीनों प्रकार के आरएनए अणु भाग लेते हैं। अनुवादकरण की क्रिया राइबोसोम पर होती है। संदेशवाहक आरएनए अणु पर उपस्थित 3 क्षारकों के क्रम को अनुवांशिक कोड कहते हैं। ठीक है।